नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुका था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस भी लिखा दिया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अध्याय का पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्ट्री की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। अगर आप इतिहास की बारे में परिभाषा पूछें कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, हिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें और समझें तो आप देखेंगे कि इतिहास में दो बातें हो रही हैं कि लगातार घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के साथ साथ दूसरी बात, लेखकों ने लगातार अपनी बातों को विभिन्न प्रकार की रचनाओं में रखा भी है। और लगातार घटनाएं लेखकों के द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए हैं उन्हीं घटनाओं का या लेखकों के द्वारा बताई हुई कहानियों का या उनके विचारों का जब हम स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि एक निश्चित समय से शुरुआत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में से उठा लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल है, अगर मैं आपके अकबर के बढ़ने स्टार्ट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर पहले आया था। बाबर से इतिहास शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, अकबर के दुश्मन कौन थे, अकबर के मित्र कौन से थे। उसकी नीतियों को समझने के लिए पहले मुगल के ओरिजिन को समझना होगा। यानी इतिहास में हम घटनाओं का अध्ययन तो करते हैं दोस्तों, लेकिन इतिहास में जो घटनाएं होती हैं उसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और घटनाओं के साथ साथ अतीत में बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो अशोक का व्यक्तित्वों की बात करें, चाहे अशोक का हो, चाहे वो अकबर का हो, चाहे वो शिवाजी का हो। हम उन व्यक्तित्वों का भी तो अनुभव करते हैं। जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं उनके अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास एक मरे लोगों की कहानियां हैं। दोस्तों, इतिहास मरे लोगों की कहानियां नहीं है। इतिहास लगातार कंटिन्यू चल रहा है। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा ग्रेट बाथिंग टब, भृत स्नानागार के बारे में। क्या था वो? शुद्धिकरण की बात ही नहीं थी। आप सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुद्धिकरण की जो विचारधारा है वो आज भी कहीं ना कहीं है या नहीं है? शुद्धिकरण करते ही नहीं करते। कोई भी काम करने से पहले हम शुद्धिकरण करते हैं। जैसे अगर अंत्येष्टि संस्कार करके घर में आते हैं तो क्या होते हैं? नहा धो के आते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद उसके बाल हटाए जाते हैं, मुंडन कराया जाता है, वो भी एक शुद्धिकरण का संस्कार है। यानी शुद्धिकरण की विचारधारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से चल रही है और आज भी है। आज आप मंदिर में जाते हैं तो क्या बिना नहाए धोए चले जाते हैं? नहा धो के जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं। तो शुद्धिकरण का विचार, पवित्रता का विचार आज भी कंटिन्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है? स्नान, पवित्र स्नान करने की बात आप देख लो। अभी कुछ समय पहले कुंभ हुआ है, कुंभ में स्नान किया गया है। वो भी शुद्धिकरण की बात है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तर जाएंगे। तो इसलिए इतिहास को इससे नहीं समझना चाहिए कि वो एक कथा कहानियां। इतिहास लगातार चलता है, वो हमें अनुभव बताता है। अब उसी अनुभव को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास क्या है? एक जो भी घटनाएं हुई हैं, कौन सी घटनाएं? घटनाएं तो हर दिन होती हैं। आप भी हैं, आपने कोई काम कर दिया, आपकी घटनाएं नहीं, महत्वपूर्ण घटनाओं का। इतिहास में हम महत्वपूर्ण घटनाओं का, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि अचानक से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर दो और अंग्रेजों का भारत पर पढ़ना शुरू कर दो कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत को जीती। अरे तो भाई पहले ये तो देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई क्यों, इंडिया में आई क्यों, क्या कारण था।
और आई तो जीत कैसे गई? इसके लिए आपको एंशियंट से मिडीवल से आपको मॉडर्न की यात्रा करनी पड़ेगी। जब हम इतिहास को कालक्रम से, टाइम पीरियड से पढ़ते हैं, तो फिर हमें अपने अध्ययन में भी शुरुआत में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न से पढ़ना चाहिए, ताकि तारतम्य आपस में ये जुड़ा रहे। इसीलिए इतिहास की परिभाषा ही खुद ये बोलती है कि घटनाओं का, प्रमुख व्यक्तित्वों का टाइम टू टाइम अध्ययन करना ही इतिहास है। तो हम क्यों अध्ययन की दृष्टि में उठा के सीधा मॉडर्न पढ़ने लग जाए? स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। इसीलिए मैंने आपको इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इतिहास की विषय की शुरुआत ही आपके मध्यकालीन भारत से करी, प्राचीन कालीन भारत से करी है। तो इतिहास समझ में आ गया आप लोगों को, इतिहास की क्या परिभाषा है? तो आइए सबसे पहले इतिहास की परिभाषा हम लिखते हैं। क्या है इतिहास की परिभाषा? एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत अतीत काल की महत्वपूर्ण घटनाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अनुभवों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास में आपको ये बातें समझनी चाहिए कि इतिहास होता क्या है। दूसरी बात देखो, इतिहास विषय की सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? तो वो ध्यान रखना है आपको, अथर्ववेद। इतिहास का एक विषय के रूप में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। अथर्ववेद में मिलता है। देखो, ये ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में केवल ये नहीं है कि इतिहास की ही जानकारी है, नहीं, अथर्ववेद में सोशियोलॉजी की भी है, मनोविज्ञान की भी है, गणित की भी है, और भी विषय की जानकारी है। लेकिन चूंकि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बताना जरूरी है कि इतिहास का एक विषय के रूप में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगर आप इतिहास को और समझें दोस्तों, तो आप जैसे मान लो आप 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, या आप पानीपत का युद्ध पढ़ लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो क्या होता है प्रथम युद्ध में? क्या हुई घटना हुई कि एक तरफ बाबर लड़ा, एक तरफ इब्राहिम लोदी लड़ा। घटना हुई है, कौन जीता कौन हारा ये होगी। उसी समय आप जाइए हर्षवर्धन के समय पर। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके पुलिकेशन
सेकंड से वॉर किया, घटना है। लेकिन इसी घटना के बारे में अगर देखा जाए, इसके दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट क्या कहता है ये भी देखने का विषय है। बाणभट्ट ये नहीं कहता कि हर्षवर्धन हार गया, वो बस ये कहता है कि हर्षवर्धन ने बहुत बड़ी सेना ली, घोड़े की टाप से धूल उड़े और आकाश ऐसे ढक गया, इतना प्रचंड युद्ध हुआ, वगैरह वगैरह विवरण देता है। बट ये नहीं बताएगा कि हर्षवर्धन की इस युद्ध में हार गया और हर्षवर्धन का दक्षिण में विस्तार, विंध्य के दक्षिण का विस्तार रोक दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, ये नहीं बताएगा। यानी इतिहास में अगर आपको दो बातें देखनी हो, कि अगर मैं कहूं कि इतिहास में कोई दो एलिमेंट बताओ जिससे इतिहास बनता है, तो इतिहास में दो ही एलिमेंट हैं दोस्तों, एक होती है घटना और एक होते हैं समकालीन लेखक। ये दो ही एलिमेंट है इतिहास का, दो ही एलिमेंट होता है। अगर इतिहास को अगर आप देखें, हिस्ट्री को अगर आप देखें, हिस्ट्री कैसे बनेगी, हिस्ट्री एक तरफ रखो, एक पलड़े में रखो घटना को और एक पलड़े में रखो लेखक को। क्या घटनाएं कभी झूठ बोलेंगी दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ, ये घटनाएं निष्पक्ष होंगी नहीं होंगी? घटनाएं कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी। प्लासी का युद्ध हो गया दोस्तों, कौन जीता कौन हारा आपको पता है, घटनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। बट लेखक क्या करते हैं, अपने आकाओं को, अपने राजाओं को पटाने के लिए, अपने राजाओं को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बातों को लिखेगा। दूसरी तरफ आप देखो, लेखक क्या एक मानव ही तो है, और मानव एक सोशल एनिमल है, एनिमल ही है। आज होमो सिम्पियंस हो गया तो क्या हुआ? अब सोशल एनिमल होने के कारण बोलो, इसके अंदर फीलिंग्स होंगी नहीं होंगी, भावनाओं से ग्रस्त होगा या नहीं होगा ये? और जो व्यक्ति भावनाओं में होता है दोस्तों, वो सही बात कैसे कह सकता है? इसीलिए इतिहास की सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों? पूर्वाग्रह होना। घटनाएं कभी भी पूर्वाग्रह नहीं हो सकती, बट लेखक तो पूर्वाग्रही हो सकता है ना। आज भी आप टीवी डिबेट में देखते हैं, कोई कहता है लेफ्ट विंग का मीडिया है, कोई कहता है राइट विंग का मीडिया है। तो मीडिया में बैठे कौन है? आप सोचो, मीडिया में बैठे हुए कौन है? पत्रकार है। पत्रकार क्या बोल रहा है? घटना को बोल रहा है, कोई खबर सुना रहा है, घटना को सुना रहा है। जैसे अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, पत्रकार कई इजराइल के सपोर्ट में है कि सही कर रहा है, कई लोग अपोज में है कि इजराइल गलत कर रहा है, भारत के हित अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन घटनाएं तो हुई ना। घटना क्या गलत है? क्या अमेरिका ने ईरान पे वॉर किया कि नहीं? घटनाएं सत्य है या नहीं है? घटना सत्य है सर, बट सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको? क्यों? क्योंकि चाहे न्यूज एंकर हो, चाहे एडिटर हो, है तो आदमी ही ना। वो अपनी बातों से लिखेगा, उसका जहां लगा होगा अपनी बातों से लिखेगा। इसीलिए इतिहास की सबसे बड़ी कमी आपको मिलेगी पूर्वाग्रह। सबसे बड़ी कमी है इतिहास की पूर्वाग्रह। तो आइए इतिहास के तत्वों पे विचार कर लें। अभी मैं आपको संक्षिप्त बातें बता रहा हूं, कि संक्षिप्त बातें मतलब कि इतिहास में क्या क्या होता है, फिर आपको बढ़िया से इतिहास समझ में आएगा। इतिहास के तत्व। इतिहास का एक तत्व हो गया दोस्तों घटना। घटना कैसी होती है दोस्तों? निष्पक्ष होती है नहीं होती है? निष्पक्ष होती है। और निष्पक्ष होगी तो दोस्तों पूर्वाग्रह होगा क्या? पूर्वाग्रह नहीं। पूर्वाग्रह नहीं होता। दूसरा तत्व क्या होता है? लेखक। लेखक क्या होता है दोस्त? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी में क्या होती है? भावनाएं होती हैं।
भावनाओं से प्रेरित होगा, और जब भावनाओं से प्रेरित होगा तो इतिहास में क्या होगा? पूर्वाग्रह होगा। इतिहास में पूर्वाग्रह का प्रवेश। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही बातों को सोच के लिखना। वो पहले से ही अपना माइंड बना चुका है कि मुझे इस आदमी के बारे में अच्छाई बतानी है, भले ही उसको लाख बुराई दिखे, वो बुराई बताएगा ही नहीं, वो उसकी अच्छाई बताएगा। हर चीज को वो अच्छा ही बताएगा, चाहे कितना भी बुरा हो जाए। ये होती है पूर्वाग्रह का प्रवेश, ठीक है ना? पूर्वाग्रह का प्रवेश, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी कमजोर कमी है। इतिहास की सबसे बड़ी कमी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछे कि इतिहास की सबसे बड़ी कमी क्या दिखाई देती है, या इतिहास किन दो एलिमेंट से मिलकर बना है आपकी नज़रों में, या आपको पढ़ने पे एनालिसिस करने पर आएगा, तो आप बोलोगे सर घटना और लेखक, और लेखक के कारण ही इतिहास की सबसे बड़ी कमी आपको पूर्वाग्रह दिखेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हमने ज्यादा पढ़ा नहीं, इतिहास की परिभाषा देखी, इतिहास का विवरण कहां है, हमने ये बातें जानी है। अब कुछ और बातें लिख लेते हैं। देखो, कुछ जानकारी में देखें तो आपको पता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। मैंने कहा था आपको छोटे से लेकर बड़े फैक्ट सब मिलेंगे, एनालिसिस भी मिलेगा, फैक्ट भी मिलेगा आपको, बस विश्वास बना के रखिए। हेरोडोटस कौन था दोस्तों? यूनानी था। इसकी बुक कौन सी है? इसकी बुक है हिस्टोरिका। देखो, इसको फादर इसलिए कहते हैं कि पहली बार इतिहास का एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का श्रेय जो है वो हेरोडोटस को ही जाता है। इसी ने घटनाओं को एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया। इसी कारण से हमें इतिहास का पिता का दर्जा देना पड़ता है हेरोडोटस को। पहली बार किसी ने घटनाओं को लिखना शुरू किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया। ये ध्यान रखना, ये भारत कभी नहीं आया। भारत कभी नहीं आया, ये बात आप ध्यान रखना। ज्यादातर यूनानियों को देखकर हम पढ़ेंगे सिकंदर के समय पर, तो यूनानी इतिहासकारों का एक अलग से पूरा एक सेक्शन को पढ़ लेंगे, तो वहां पे ज्यादा और क्लियर हो जाएगी कौन से यूनानी भारत आए, कौन से यूनानी सिकंदर के साथ नहीं आए। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। अभी यहाँ पे ब्रीफ परिचय ही लीजिए, हर चीज जहां अच्छी लगेगी वहीं पर आपको बताया जाएगा। दूसरी बात देखा जाए, इतिहास का पिता हो गए। एक बात आती है, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? भारतीय इतिहास का पिता, अगर आप देखें तो भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों मेगस्थनीज को। कौन था ये? एक यूनानी राजदूत था दोस्तों, एक एम्बेसडर था, यूनानी राजदूत। पढ़ेंगे जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, तो संधि के फलस्वरूप ये राजदूत पाटलिपुत्र में रुका था। ये यूनानी राजदूत था। इसने एक बुक भी लिखी थी। याद रखना दोस्तों, यूनानी राजदूत है। भारत का में आने वाला पहला राजदूत कौन है? लोग कैप्टन हॉकिंस मार देते, यही था मेगस्थनी जी।
यही अपना राजदूत, पहला राजदूत, पहला एम्बेसडर यही है जो मेगास्थनीज, जो भारत में आया, भारत में, ठीक है। तो यूनानी राजदूत था ये, इसकी भी बुक है दोस्तों, इसकी पुस्तक है इंडिका। अब आपके अंदर ये आता होगा कि सर इसे भारत के इतिहास का पिता क्यों कहते हैं। देखो महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बात तो ये भी आ रही है सर चाणक्य की भी तो बात है, चाणक्य को क्यों नहीं कह रहे हैं सर। देखो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही दोनों थे, अगर आपके मन में, मुझे पता एक एक डाउट को मैं क्लियर करता चलूंगा, के समय पे ही मेगास्थनीज है और यहीं पर ही है चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। देखो मेगास्थनीज को इसलिए कहा जाता है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, लेकिन वो क्या है, स्टेट क्राफ्ट की बुक है, राज्य कैसा चलना चाहिए, राज्य के लिए राजा के कर्तव्य क्या है, उन सब की है। ये एक राज्य विषय पुस्तक है, राज्य विषय की बुक है ये। इसमें विशुद्ध रूप से ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। बट उसमें कभी भी आपको समाज की बात नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज जब भारत में रहा तो उसने भारत के समाज को देखा दोस्तों, भारत के समाज को देखा। उसने कहा कि भारत में 7 प्रकार की जातियां रहती हैं, समाज के बारे में बता रहा है। उसने उस समय के निर्माण कार्य को भी बताया है, पीडब्ल्यूडी विभाग की, एग्रोनोमी एस्ट्रोनोमी, निर्माण विभाग को बता रहा है, सिविल इंजीनियर के बारे में बता रहा है। साथ में उस समय भारत के खाद्यान्नों के बारे में भी बता रहा है कि वहां के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और चावल था। साथ में हमारे धर्म के बारे में बता रहा है कि वहां के राजा उस समय शिव और कृष्ण की पूजा करते थे, हेराक्लीज और हेलियोडोरस की पूजा करते थे। धर्म के बता, नगर के बारे में बता रहा है कि वहां पे एक नगर परिषद से शासन चलता था, पाटलिपुत्र नगर का विवरण दे रहा है। यही नहीं, राजा की दिनचर्या भी बता रहा है। हर एक चीज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी पहलुओं को टच कर रहा है कौन, मेगास्थनीज। हालांकि कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे वो कहता है कि भारत में दास नहीं थे, गलत है बात, भारत में दास थे। कहता है कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे, अकाल पढ़ते थे, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वगौरव महास्थान में क्यों अभिलेख खुदवाए हैं जो कि अकाल के बारे में बताते हैं। लेकिन आप सोचो, कोई उसके समकालीन चाणक्य विशुद्ध रूप से राजनीति के बारे में कह रहे हैं, उधर ही बैठा है मेगास्थनीज जो भारत में पूरे समाज, धर्म, निर्माण कार्य, सारी सिविल इंजीनियरिंग सबके बारे में बता रहा है। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको मन में कोई भी प्रश्न होता है तो यहां तक की चर्चा में मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक अंग्रेजी विद्वान हुए हैं जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, भारत के इतिहास को। एक विद्वान हुए हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल की एक पुस्तक आई है दोस्तों, एक पुस्तक प्रकाशित हुई जेम्स मिल की, ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब प्रकाशित हुई, 1817 में। इस बुक में इन्होंने क्या किया दोस्तों, इस बुक में इसने क्या किया, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास को
3 भागों में विभाजित किया। पहले काल को कहा इसने, 3 भागों में कहा है, तो पहले भाग को कहा इसने हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म का इतिहास कहा दोस्तों। दूसरा इसने कहा कि भाई उसके बाद आप देखो ना, प्राचीन भारत पढ़ते हो तो क्या आपको मुस्लिम आक्रमणकारी दिखे? लेकिन मिडिवल इंडिया में आपको मुस्लिम आक्रमणकारी दिख जाते हैं। उसके बाद उसने कहा इतिहास का एक भाग भारत में आया, इस्लाम धर्म का इतिहास। और एक विभाजन किया दोस्त उसने, जिसमें वो खुद था, आधुनिक भारत जिसे कहते हैं हम, ईसाई धर्म का इतिहास। अब आप सोचो, एक ब्रिटिश इतिहासकार भारतीय इतिहास को हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के चश्मे से देख रहा है, तो आपको इसमें एक बदबू नहीं आ रही है कि भाई तुम इतिहास लिख रहे हो, तुम्हारे इतिहास का आधार तो धर्म है, हम तुम्हारे इतिहास लिखने का आधार तो धर्म है। यानी तुम साफ है कि हिंदू धर्म में बताओगे कि हिंदू धर्म में पाखंड था, कर्मकांड था, उसकी आलोचना करोगे, और इस्लाम धर्म को कहोगे कि तुम तो कट्टर थे, तुम तो लूटने आए थे। और ईसाई धर्म हो तो तुम अपने ईसाइयत को बताओगे कि हम तो पढ़े लिखे थे, मॉडर्नाइजेशन थे। व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी दोगे, श्वेत लोगों का बोध सिद्धांत, हम तो आपको साक्षर करने आए थे भाई। एक तरीके से जेम्स मिल निश्चित रूप से देख लो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या नहीं, उसका पूर्वाग्रह धर्म है, वो अपने ईसाई धर्म को अच्छा करना चाहता है। यानी इसके इतिहास का जो आधार है वो क्या दिखता है आपको? अगर आप इसके आधार की बात करें, आधार क्या है? धर्म। इसलिए इतिहास लेखन का आधार क्या है? लेखन का आधार क्या है इसके? धर्म। आधार धर्म। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जेम्स मिल के किताब का आधार क्या है? तो धर्म है। क्लियर बात यहां तक आपको? अब आपको लगता होगा लेकिन सर हम तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल का पढ़ते हैं। दोस्तों ये विभाजन दिया है बाद में आने वाले वेस्टर्न हिस्टोरियन ने, क्योंकि आपको पता है हम तो गुलाम रहे थे दोस्तों, हमारे इतिहास को तो लिखा ही विदेशियों ने है। तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न हिस्टोरियन आए उन्होंने इसी को बाद में अलग तरीके से रखा और उन्होंने क्या कह दिया, इसे कह दिया गया प्राचीन भारत का इतिहास। ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। इस्लाम धर्म के इतिहास को जो पाश्चात्य का जो इतिहासकार उन्होंने क्या कहा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ईसाई धर्म के इतिहास को क्या कहा, आधुनिक काल का इतिहास। ये आपको इस तरीके से बांटा गया दोस्तों। इसे बांटा गया है, जो ये है ये किसने कहा है, तो दोस्तों ये सारी बातें जो हैं वो किसने कहा है, पश्चिमी इतिहासकारों ने कही है।
पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। ये आपको वर्गीकरण किसने किया है? पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अब जो है भारत सरकार ने इस नाम को बदलने का प्रयास किया है। अब हमें हिंदू धर्म के इतिहास की जगह जब हमने अब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, आधुनिक काल का इतिहास देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब इसे बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, उन्होंने कहा है कि देखिए प्राचीन भारत में बहुत सारी गौरवमय चीजें हुई हैं। आप देखो कि हमारा साम्राज्य राजनीतिक रूप से अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, जो अफगानिस्तान आज जीत नहीं पा रहे रशिया और अमेरिका जैसे लोग भी। स्वर्ण काल था गुप्तों के समय में, कुषाणों के काल में हमारा भारत का साम्राज्य ईरान के ऑक्सस रिवर तक पहुंच गया था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। तो सोचिए प्राचीन भारत का इतिहास आपको गौरवमय इतिहास लगेगा नहीं लगेगा? इसीलिए अब इसको कहा गया है गोल्डन एरा का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को अब दोस्तों कहा जा रहा है गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, स्वर्ण काल, भारत का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। ठीक है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आप देखोगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप देखो कि उस समय जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनसे भारत के जो प्राचीन भारत में जो राजा थे वो क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? संघर्ष हुआ था या नहीं हो रहा था? कभी देख लीजिए गुलाम वंश आ रहा है, उससे संघर्ष हो रहा है, कभी खिलजी आ रहा है, कभी आप देखो तैमूर का आक्रमण हो रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है? यहां पे स्ट्रगल ही तो कर रहा है, युद्ध ही तो चल रहा है। इसीलिए इस इतिहास को नाम दिया जा रहा है स्ट्रगलिंग इंडिया। स्ट्रगलिंग इंडिया। और आधुनिक काल का इतिहास को कहा गया है दोस्तों, आपको पता है जब गांधी जी आए हैं 9 जनवरी 1915 को, तभी तो इतिहास बदला है। तभी तो हमने आंदोलन की जो शुरुआत करी है, तभी हमने अहिंसा को अपनाया है। तो गांधी जी से पहले इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ, 1915 से क्या परिवर्तन हुआ और 1915 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, इसी को आधार बना के अब आधुनिक भारत के इतिहास को कहा गया है बिफोर गांधीयन एंड आफ्टर गांधीयन हिस्ट्री। ये बातें आपको समझनी है। कुछ नई बातें हैं, दिलचस्प हैं, कभी कभी इक्का दुक्का प्रश्न आई जाते हैं। ये जो इतिहास का विभाजन किया गया है, ये जेम्स मिल ने किया है, ये पश्चिमी ने किया और ये हम कर रहे हैं इंडियंस। क्योंकि देखो ना, हम इस समय क्या मध्यकालीन, क्या भारत मध्यकाल में ऐसा था? हमने बताया कि देखो एक इतिहास ऐसा भी था जब हम बहुत सोने की चिड़िया कहलाते थे, फिर उसके बाद युद्धों का दौर चला, वो है स्ट्रगलिंग, और फिर एक साबरमती का संत आया जिसने दुनिया ही बदल दी। उससे पहले का और उसके बाद का गांधीयन हिस्ट्री कह दिया गया आधुनिक काल के इतिहास को। अब यही नाम चलेंगे कुछ दिनों बाद, 1 साल 2 साल के बाद अब यही आपके नाम से जाना जाएगा। अब यही आने वाला है, अब देख लेना कुछ दिनों बाद यही चलेगा। अब
ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया है कि शुरुआती दौर में इतिहास क्या है, इतिहास कहाँ से आया है, इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है। अब हमारा जो है, अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस में हमारा पहला अध्याय जो होगा दोस्तों वो क्या है, वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। तो अध्याय नंबर 1 लिखिए। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें स्टोन एज पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है दोस्तों, महापाषाण काल पढ़ना है, मेगालिथ, और एक पढ़ना है फिर आपको चालकोलिथ ताम्रपाषाण काल। ये हमारा जो है पहला अध्याय होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास का जब आप अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण करते हैं तो जब हम भारतीय संस्कृति को टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम भारतीय संस्कृति को 3 कालखंडों में बांटते हैं। आइए लिखते हैं। भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण यानी भारतीय संस्कृति को समझने का अगर प्रयास करें तो वो कितने आधारों पे करते हैं, 3 आधारों पे किया जाता है। 3 कालखंडों के आधार पर किया जाता है। वो 3 कालखंड कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहास, इसे आप प्री हिस्ट्री कह सकते हैं। दूसरा होता है आदि इतिहास, जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज, देखो भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण मतलब ओवरव्यू करना।
जब आप भारतीय संस्कृति को ओवरव्यू करते हैं, भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं, तो एक बार में तो नहीं समझ लोगे कि पूरा एक ही साथ समझ लोगे। तो उसको हम 3 आधारों पर समझते हैं कि शुरुआती दौर का इतिहास कैसा था, फिर मध्य के समय में इतिहास कैसा हुआ, और बाद में इतिहास ने किस तरीके से तरक्की करी। एक कालखंड बांटे गए हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। एक एक बार के बारे में हम समझेंगे। इतिहास का, भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण करने का एक ऐसा भी समय था जब हमारे पास लिपि नहीं हुआ करती थी। हम केवल पत्थर के उपकरणों का या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब लिपि आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन जानकारी तो मिल रही थी। फिर बाद में एक ऐसा समय आएगा जिसमें लिपि भी अब पढ़ी जाने लगी, तो हमें वहां पर साहित्यिक सोर्स भी मिलने लगे। एक तरीके से आप प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एज देखें, कुल मिला के साथ भारतीय संस्कृति को सर्वेक्षण करने के लिए जो सोर्स हैं उन्हीं के आधार पर है। एक समय सोर्स केवल जानने का पुरातात्विक सोर्स ही था, और एक समय ऐसा आया कि पुरातात्विक सोर्स तो था ही सही, बाद में लिपि भी आई, लेकिन हम लिपि को पढ़ नहीं पाए। लेकिन पुरातात्विक सोर्स तो तब भी कंटिन्यू किया, लेकिन बाद में ऐसा भी आया कि जब लिपि भी आ गई, पढ़ना भी आ गया, तो साहित्यिक सोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और जब साहित्यिक सोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया तो पुरातात्विक सोर्स का इंपॉर्टेंस घट गया। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राक इतिहास क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है। मैंने आपको बता दिया, सर्वेक्षण कर रहे हैं हम, भारतीय संस्कृति का ओवरव्यू ले रहे हैं। उस ओवरव्यू को लेने के लिए 3 खंडों में बांटते हैं। मैंने कहा ना, इतिहास का जब भी अध्ययन करेंगे, संस्कृति, कला, संस्कृति, इतिहास का ही भाग है, तो हमें हमेशा डिवीजन करके ही एनालिसिस कर सकते हैं। ओवरव्यू लेना है, एक साथ ले लेंगे ऐसा नहीं होगा। आप जब खाना खाते हैं तो रोटी को धीरे धीरे तोड़ के खाते हैं, एक साथ ही पूरी रोटी को निकल जाते हैं, वो संभव नहीं होता है। इसीलिए इतिहास को समझना है तो धीरे धीरे समझा जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राक इतिहास क्या है। देखो, अगर आप प्राक इतिहास की बात करो दोस्तों, तो ये ऐसा समय है दोस्तों, ऐसा काल है जिसमें मनुष्य ने ना तो लिपि है। आप सोचो कि प्राक इतिहास क्या है, सोचो कि प्राक इतिहास की बात हम करें, एक ऐसा समय है दोस्त जिसमें कोई लिपि नहीं है। जब लिपि ही नहीं है तो बताओ, क्या कोई साहित्यिक सोर्स होगा? क्या कोई साहित्यवाहित होगा? क्या नहीं होगा। इतिहास की जानकारी की देखो, मैं सोर्स वाला चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि सोर्स जब अभी बीच बीच में आएंगे, और जब हम बाद में आगे जाके उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारे सोर्स एक जगह कर लेंगे। सोर्स का मतलब होता है, इतिहास के सोर्स का मतलब इतिहास को जान के सोर्स की जानकारी के प्रमाण मिलना। एक प्रमाण मिल जाता है जैसे कि बर्तन हो गए, औजार हो गए, वो होते हैं पुरातात्विक सोर्स, और एक होते हैं लिखे गए बुक फॉर्मेट में जिनमें बातों को लिखा गया है, वो है साहित्यिक सोर्स। अभी आप इतना ही समझिए। लिपि नहीं है दोस्तों, लिपि जब नहीं है तो कोई साहित्यिक सोर्स नहीं है। अब 2 ही सोर्स है, पुरातात्विक है या तो साहित्यिक सोर्स से जानने का। पुरातात्विक मैंने बता दिया ना, बर्तन, तलवार, औजार, जो भी उपयोग किए हुए वस्तुएं हैं वो। लेकिन साहित्यिक सोर्स तो नहीं है। अब जानकारी का एकमात्र सोर्स कौन सा होगा? पुरातात्विक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही एकमात्र सोर्स होते हैं, ये ध्यान रखना प्राक इतिहास में। तो सर इसमें क्या आएंगे फिर? पुरातात्विक सोर्स में क्या क्या आ सकते हैं? तो पुरातात्विक मतलब भौतिक वस्तुएं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बर्तन हो गए दोस्तों, हथियार हो गए, हथियार में पत्थर के औजार होंगे, धातु तो होगा ही नहीं उस समय, पत्थर के औजार। ऐसे काल को कहा जाता है प्राक इतिहास। ऐसा इतिहास का सर्वेक्षण जब करते हैं उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। एक ऐसा भी समय था जब लिपि नहीं थी, और उस इतिहास को जानने के लिए हमें
औजारों को जानना पड़ रहा है। यानी एक तरीके से प्राक इतिहास में क्या करते हैं हम, उनकी जीवनचर्या कैसी थी, उनका जीवन कैसा चल रहा था, उसके समय उनके उपकरण ही तो बता सकते हैं, उसी के आधार पर तो जानकारी मिलेगी। यानी प्राक इतिहास में इतिहास की जानकारी का सोर्स जो है वो पुरातात्विक होता है, जिसके द्वारा हम उनके जीवन किस प्रकार से उन्होंने जिया है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआती दौर है दोस्तों, शुरुआती दौर में आपको खुद पता होगा कोई मेटल वगैरह धातु वगैरह तो होगी ही नहीं। इसका मतलब धातु एब्सेंट है, इसका मतलब जितनी भी पाषाणकालीन संस्कृति आएगी, जितनी भी स्टोन एज संस्कृति है, वो सब किस इतिहास के दायरे में आएगी, वो आएगी आपके प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री के दायरे में। वो सभी किस में आएगी, प्री हिस्ट्री के दायरे में। यही आपको यहां पर समझना है। यानी अब आप सोचो, अब ने जो प्रागैतिहासिक काल के लिए सोर्स मिले हैं, पुरातात्विक सोर्स हैं, इसका मतलब ये सोर्स तो ऐसे भी होंगे जो मिट्टी में दफन हो गए होंगे। इसका मतलब इसकी जानकारी के लिए, प्राप्त सोर्सों के लिए हमें उत्खनन का कार्य तो करना ही पड़ेगा, खोदने का कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही होता है आपके प्राक इतिहास से संबंधित बातें हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं इसके बारे में। चलिए लिखते हैं। ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। जब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बात तो साफ इससे स्पष्ट हो जाएगी, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा। या साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध नहीं। ठीक है, यानी फिर जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या होगा? प्रमुख व एकमात्र स्रोत, एकमात्र पे ध्यान रखना, पुरातात्विक स्रोत यानी सोर्सेस जैसे कि उपयोग किए गए पत्थर के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, इसे आप मृदभांड कहते हैं, आदि।
आदि होंगे। ठीक है, साहित्यिक नहीं होंगे तो पुरातात्विक सोर्स में आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात इस काल की जानकारी उत्खनन यानी जमीन से खोद कर से प्राप्त सामग्री पर निर्भर होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि उत्खनन से प्राप्त जानकारी पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी जो भी आपको मिलेगा वो भी उत्खनन करके ही निकालना पड़ेगा। अब इसके उदाहरण कौन है? अगर आप उसके उदाहरण की बात करेंगे तो जितनी भी पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, पाषाण काल, पाषाण काल अर्थात इस काल की परिधि में सभी पाषाणकालीन सभ्यताएं आती हैं। जितनी भी, क्योंकि देखो धातु का वगैरह का, मेटल वगैरह का खोज नहीं हुआ है, इसका मतलब जितनी भी आपका पाषाणकालीन संस्कृतियां होंगी वो सब किस में आएंगी? प्रागैतिहासिक काल में। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बना देगा कि पाषाण काल निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रागैतिहासिक का, आदि इतिहास का, ऐतिहासिक काल का, किसका उदाहरण है? अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। अब अगला हमारा चलता है दोस्तों आदि इतिहास। क्या है ये? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें चलना है कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है। सर, हम भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के समय पे एक ऐसा भी समय आया जब हमें केवल और केवल पुरातात्विक सोर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ा, यानी खोद के निकाले गए उपकरणों, हथियारों, औजारों पे ही डिपेंड रहना पड़ा। ऐसे समय के इतिहास को प्राक इतिहास कहा गया। एक ऐसा भी काल आया। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है दोस्तों? तो प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अगर समझे तो अब क्या हुआ, देखिए प्राक में क्या हुआ था, सोर्स दो है, एक है आपका पुरातात्विक और एक है आपका साहित्यिक। यहां पे लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है तो साहित्यिक तो गया। अब आपके पास बचा है आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। अभी भी सोर्स दो ही होते हैं, और साहित्यिक। देखिए पुरातात्विक जो उपकरण है ऐसा तो नहीं कि मिलना बंद हो जाएंगे, खोद के जो दबे हैं वो मिलेंगे ही सही, तो यहां पे ये तो है। लेकिन यहां पे अगर साहित्यिक सोर्स की बात करें दोस्तों तो यहां पे दिक्कत एक बात की है कि साहित्यिक सोर्स उपलब्ध है, ऐसा नहीं है उपलब्ध नहीं है, बट यूजफुल नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है? यूजफुल नहीं है सर, उपलब्ध है यूजफुल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये समय ऐसा समय है जहां पर लिपि का आविष्कार हो चुका है लेकिन इसे हम रीडेबल नहीं है, ये हम पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, उनका पढ़ा नहीं जा सका है। और एक ऐसा भी समय है इसके अंदर ही कि जिसमें हमें जो साक्ष्य है वो उपलब्ध रखने के लिए हमें मौखिक
सोर्स भी प्राप्त हुए हैं। एक ऐसा भी समय है जिसमें हमें मौखिक सोर्स पे भी डिपेंड रहना पड़ा है। मौखिक स्तर पर, ओरल स्तर पर भी हमें मौखिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन मौखिक सोर्स हैं लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं किए गए। जैसे वेद, इस काल के जो वेद हैं दोस्तों, वो क्या है, वेद को जो है वो अपरुषेय माना गया है, मतलब उसे किसी पुरुष ने रचना नहीं करी, वो ईश्वर की रचना है, जिसे लोगों ने तपस्या करके ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने मस्तिष्क में उतारा है और उसको समझा है, और अपने गुरु शिष्य परंपरा से अपने शिष्यों को बोल बोल के वो समझा रहे हैं। अब जब कोई गुरु शिष्य को बोल बोल के ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान उस समय का भी तो ज्ञान होगा। तो आदि इतिहास में दो प्रकार के सोर्स दिखते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। बट साहित्यिक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। साहित्यिक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्स हैं, जो कि मौखिक रूप से उस समय की जानकारी देते हैं, जैसे कि आपके वेद। इस काल का टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों 2500 बीसी से 600 बीसी का समय, क्योंकि इस समय ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मैच्योर फॉर्म में आ गई थी और वैदिक काल भी आपको दिखाई देता है। तो प्रोटो हिस्ट्री में लोग एक ही बात जानते हैं कि भाई लिपि नहीं थी। लिपि थी, लेकिन साहित्यिक के लिए हमें उसे पढ़ना भी तो चाहिए, उसे हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे भी सोर्स है जो केवल ओरली तरीके से जानकारी दे रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के तहत उस समय की जानकारियां मिलती है। अब वो जानकारी बाद में लिपिबद्ध की गई, बाद में लिखी गई है। जैसे वेद बाद में लिखे गए हैं, गुप्त काल में या शुंग काल के समय पर शुरुआत हुई है, गुप्तों के काल में ये मैच्योर फॉर्म में लिखे गए हैं। अब आप देखो कि जब आप कह रहे हो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिपि है लिपि, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को आप पढ़ नहीं पाए हो, तो बोलो इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस काल में रखोगे? आदि इतिहास में रखोगे या प्राग इतिहास में? सर आदि इतिहास में रखेंगे, क्योंकि आदि इतिहास की परिभाषा यही है कि इसकी जानकारी के लिए साहित्यिक सोर्स उपलब्ध तो है, बट हम उसको पढ़ नहीं पाए। ये एक बैरियर आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को भी हम पढ़ नहीं पाए, इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसमें रखेंगे। वेद इस समय मौखिक सोर्स के रूप में है, उस समय के समाज को बता रहे हैं, उस समय की स्थिति को बता रहे हैं, तो वेद भी इसमें आएगा। लेकिन एक बात सोचो, हमने कहा कि सर पुरातात्विक सोर्स है क्या? बिल्कुल है, यहां पर है। तो क्या सर केवल पत्थर के और मिट्टी के बर्तन ही है क्या? क्या कोई धातु वातु भी है क्या? पत्थर मिट्टी के बर्तन तो है सर, याद रखना धातु होगी। कैसे होगी धातु? मैंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने किस में रखा है दोस्तों? मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा है आपके आदि इतिहास में। क्यों रखा है? कारण बता दिया मैंने आप लोगों को कि सर लिपि इसको पढ़ नहीं पाए, इसीलिए रखा गया है। आगे आप पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन आपको पता है कि कांसा कैसे बनता है दोस्तों? तांबा मिलाओगे और टिन मिलाओगे तभी तो एक मिश्र धातु बनेगी। कांसा एलॉय है, मिश्र धातु है, और तांबा क्या है? एक धातु है। इसका मतलब धातु की भी जानकारी का प्रमाण मिलता है इस काल में। इसका मतलब धातुकालीन सभ्यताएं, हमने कहा कि पत्थर की यानी पाषाण काल की सभ्यताएं पूरी की पूरी प्रागैतिहासिक में, क्योंकि इसलिए रखा गया है प्रागैतिहासिक में क्योंकि वहां पर कोई साहित्यिक सोर्स, कोई लिपि वगैरह है ही नहीं।
बट यहां पर है और पढ़ा नहीं जा सका है और मौखिक साक्ष्य भी है। लेकिन धातु की पहला खोजी गई धातु तांबा ही थी और इंडस वैली के लोग कांसा बना रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसी कौन सी धातुकालीन सभ्यता होगी जो कि आदि इतिहास में रखी जाएगी, तो ताम्र पाषाणिक काल। क्योंकि पत्थर तो है ही है, तांबा आ गया, ऐसा तो नहीं है कि पत्थर का यूज होना शुरू हो गया और बंद हो गया, पत्थर का यूज तो अभी भी जारी है। इसीलिए ध्यान रखना ताम्र पाषाण या ताम्रकालीन संस्कृति जो है वो आपके किस में आएगी, आदि इतिहास में आएगी, प्रोटो हिस्ट्री में आएगी। लोहकालीन नहीं, क्योंकि अभी लोहा नहीं आया है। इसीलिए आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट दे दे, कथन दे दे कि सभी धातुकालीन संस्कृतियां, सभी धातुकालीन संस्कृति क्या आदि इतिहास में आएगी? क्या नहीं आएगी? सभी नहीं आ सकती, केवल और केवल ताम्रकालीन, तांबा ही आएगा। बस यही तो क्वेश्चन है, यही दुख दर्द है। हम सभी धातुकालीन को डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक हम 2500 से लेकर 600 बीसी के समय पर देखेंगे, तो अभी इस समय में आपको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति ही आप आदि इतिहास में रख पाओगे। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो हमने क्या कहा है, 2500 बीसी से 600 बीसी कहा है, तांबा हो गया। अब आपको पता है, आगे जाके पढ़ोगे आप, 1000 बीसी के समय पर लोहे की भी प्राप्त हो जाती है। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। तो अब आप देखो, अभी तांबा हुआ, ठीक है, और एफी, ये दो ही धातु तो आई इस दायरे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक बात सोचिए, ऐसी धातुकालीन संस्कृति जिसका साहित्यिक सोर्स उपलब्ध है परंतु जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, वो किस इतिहास में आएगी? तो ध्यान रखना वो आदि इतिहास में आएगी। अब ये मत सोचिएगा कि आगे जाके कॉपर उपलब्ध होना बंद हो जाएगा या एफयू होगा, वो आगे के काल में भी जारी रहेगा, 600 बीसी के बाद भी जारी रहेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी इस काल में सभी धातुएं नहीं आई हैं, अभी कॉपर आया है, एफई आया है। और एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि ऐसी धातुकालीन संस्कृति जिसका केवल साहित्यिक सोर्स उपलब्ध है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, वो किस कालखंड में रखी जाएगी? तो वो आदि इतिहास में रखी जाएगी। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। तो आइए इन सब बातों को अब लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं। इस काल में लिपि अथवा लेखन कला का विकास हो चुका था, परंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अर्थात इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक
स्रोत ही है क्योंकि साहित्यिक सोर्स उपलब्ध तो है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। है ठीक है। इसीलिए इस काल की जानकारी का सोर्स भी क्या होगा, पुरातात्विक सोर्स ही होगा। बस अंतर इतना है प्राक इतिहास से कि साहित्यिक सोर्स है, नकार नहीं सकते, बट हम पढ़ ही नहीं सकते। तो जानकारी किससे मिलेगी आपको, पुरातात्विक सोर्स से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अगर आप देखें इसका काल क्या माना गया है, ढाई हजार बीसी से 600 बीसी तक। तो इसका मतलब इसमें आपके हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी और आपके वैदिक सभ्यता भी आ जाएगी। ठीक है, एक की नोट लगाओ। इसके अंतर्गत ऐसी धातुकालीन इसके अंतर्गत ऐसी धातुकालीन सभ्यताएं आती हैं जिनके बारे में लिखित साक्ष्यों से जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ये की नोट है क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि धातुकालीन हड़प्पा के वजह से तांबा, और जो वैदिक काल को देखोगे तो लोहा भी आ चुका था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसी की स्टेटमेंट दे देगा कि समस्त धातुकालीन सभ्यताओं की जानकारी। स्टेटमेंट देखो कैसे घुमाता है, सभी धातुकालीन सभ्यताओं की जानकारी के साहित्यिक सोर्स उपलब्ध है। क्या है, बात सही है ये स्टेटमेंट? अभी तो आपने बताया कि सभी के हो ही नहीं सकते क्योंकि तांबा और लोहा ये तो पहले ही आ गया 2500 से 20 से 600 बीसी में। ये स्टेटमेंट हो गया गलत। यहीं से यूपीएससी जैसे एग्जाम ऐसे स्टेटमेंट को डाल के आपके क्वेश्चन को गलत करा देगी। सभी हो ही नहीं सकते क्योंकि हड़प्पा को उसमें डाले तो हड़प्पा में तांबा है, और ऐसा तो नहीं कि पत्थर मिलना बंद हो गए
तो बीच में हड़प्पा के साथ ही उससे पहले की एक संस्कृति चल रही थी, ताम्र पाषाणी संस्कृति, इसको चालकोलिथिक कहते हैं। तो चालकोलिथिक संस्कृति किस में आएगी? आदि इतिहास में आएगी, प्रोटो हिस्ट्री का समय है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है ये की नोट को। अब एक समय होता, अब तीसरा डिवीजन है हिस्टोरिकल एज क्या है। देखो एक बात तो सही है, 2500 से लेकर 600 BC का काल इसको रख लिया है। तो एक बात तो साफ है कि भाई इसका अगर काल देखोगे BC के बाद से या 600 BC से हुई है, ऐसे लिख लो आप स्टेटमेंट के रूप में। ऐसे ये ज़्यादा सही रहेगा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए याद रखने के लिए। भारतीय इतिहास में इस काल की शुरुआत 600 BC से हुई है। यानी एक बात अब आपको क्या लिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब सर अब लिपि की खोज भी होगी, लिपि को पढ़ भी पा रहे हैं हम। यानी सर ऐतिहासिक काल की जानकारी का सोर्स पुरातात्विक सोर्स के साथ साथ साहित्यिक भी होगा। ऐसा तो नहीं कि देखो उपकरण मिलना बंद हो जाएंगे, उपकरण तो मिलते ही रहेंगे, आज भी मिल रहे हैं, तो पुरातात्विक सोर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर पुरातात्विक सोर्स, केवल पुरातात्विक सोर्स मिल रहे हैं तो वो होगा प्राक इतिहास। लेकिन साहित्यिक सोर्स भी हैं बट वो यूजफुल नहीं है तो वो हो गया प्रोटो। बट पुरातात्विक सोर्स के साथ साथ साहित्यिक सोर्स यूजफुल है ड्यू टू लिपि की जानकारी के कारण, इसका मतलब वो काल है ऐतिहासिक काल। तो आइए इसको लिखते हैं। इस काल की जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से भी मिलती है, क्योंकि इस समय लिपि को पढ़ना संभव हो गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी धातुकालीन सभ्यताएं हैं जिन्हें हमें लिखित साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, उन्हें हम इतिहास के किस खंड में रखेंगे? उन्हें हम ऐतिहासिक खंड में रखेंगे। तो यहां पे भी एक की नोट लगाओ। ऐसी धातुकालीन सभ्यताएं जिनकी जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से भी मिलती है, उसे ऐतिहासिक कालखंड में
रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात ध्यान रखना, ऐसी धातुकालीन सभ्यताएं जिनके लिए लिखित साक्ष्यों से जानकारी मिलती है उन्हें हम किस में रखेंगे? उन्हें हम रखेंगे ऐतिहासिक काल। लेकिन कुछ, क्या सभी धातुकालीन सभ्यताओं को रख दोगे क्या? नहीं, अपवाद है। कुछ धातुकालीन सभ्यताएं ऐसी भी है जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, पढ़ नहीं पाए हैं हम उन्हें, उसको रखेंगे हम आदि इतिहास में। यहां से थोड़ा सा इंटीग्रेट हो सकता है प्रश्न, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, की नोट का पहला नोट हो गया। दूसरा नोट लिखिए, भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, जो कि 600 BC में अस्तित्व में आई, जिसे सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। देखो ध्यान रखना, भारत की प्राचीनतम लिपि के कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूं भारत की प्राचीनतम लिपि के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सी लिपि की बात कर रहा हूं? वो लिपि जिसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है। यह मत सोचना कि सर प्राचीनतम लिपि क्या है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, जो कि पढ़ी जा चुकी है सफलतापूर्वक, और इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो यह बात ध्यान रखना। लिपि क्या पहली बार 600 BC में ही आई क्या? नहीं, लिपि तो हड़प्पा में ही आ गई थी, लेकिन वो लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो भारत की ऐसी कौन सी प्राचीनतम लिपि है जिसे हम पढ़ पाए हैं? वो है ब्राह्मी। इस बात को ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। मैं किस संदर्भ में प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी को कह रहा हूं? कि पढ़ने के संदर्भ में, कि पढ़ने के संदर्भ में ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि है। लिपि क्या होती है दोस्तों? लिपि जिसमें आप लिख रहा हूं, जिसमें मैं लिख रहा हूं, वो लिपि है। और लिपि से ही भाषा निकलती है। जैसे ब्राह्मी लिपि से ही भाषा निकली है, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, भाषा जो हम बोलते हैं। जो बोलते हैं वो भाषा है, और जो लिखते हैं वो लिपि है। ठीक है, तो अब आपको मोटे तौर पर यह बात समझ में आ गई होगी कि देखिए, मैंने आपको भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण का पूरा एक ब्यौरा दे दिया है कि भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण कैसे हुआ है। देख लीजिए, पूरा एक ब्यौरा आपको समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। 3 कालखंडों के आधार पर सर्वेक्षण किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एज, पूरी तरीके से आपको बता दिया कि एक भारतीय संस्कृति को जब हम अध्ययन करते हैं तो एक ऐसा समय भी आता है जिसमें हमें केवल और केवल पुरातात्विक सोर्स यानी जमीन खोद कर निकाले गए उपकरणों से ही जानकारी मिलती है। एक समय ऐसा भी आया जिसमें हमें लिपि की खोज हो चुकी थी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो भैया जो साहित्यिक सोर्स है वो तो यूजफुल ही नहीं रहा। और एक समय ऐसे आया 600 BC के बाद, जहां पे हम उसे लिपि को पढ़ने लग गए। वो पहली पढ़ी गई लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और हम धीरे धीरे क्या हो गए? ऐतिहासिक काल में पहुंच गए। क्वेश्चन क्या आता है धातु काल पर, कि ऐसी धातु संस्कृतियां जिनका केवल साहित्यिक सोर्स उपलब्ध है, वो इतिहास के किस खंड में रखी जाएंगी? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी धातुकालीन संस्कृतियां
जिनका साहित्यिक सोर्स नहीं है, केवल पुरातात्विक की सोर्स मिलता है, उन्हें हम कहाँ रखेंगे? यहां पे विद्यार्थी प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल में कंफ्यूज होता है। धातुकालीन संस्कृतियां दोनों में है, बट साहित्यिक सोर्स किस में है? प्रोटो हिस्ट्री में साहित्यिक सोर्स है ही नहीं इसका हम यूज कर सके, उपलब्ध है, यूज नहीं कर पा रहे, तो वो धातुकालीन संस्कृतियां किस में आ जाएंगी? प्रोटो हिस्ट्री में आ जाएगी। प्राक हिस्ट्री में तो कोई धातु थी ही नहीं, इसमें तो पत्थर के ऊपर चलेंगे। तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना है। ऐतिहासिक काल यानी अब आप समझ लो कि मैंने अब आप आइए इस चीजों पर, तो यहां से आपको अब बात समझ में आनी चाहिए कि पाषाण काल, स्टोन एज किसमें आएगा? आप कहोगे सर प्रागैतिहास में आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस काल में आएगी? आप बताओगे सर प्रोटो हिस्ट्री में आएगी। वैदिक संस्कृति किस में आएगी सर? आदि इतिहास में आएगी। और आधुनिक काल, मॉडर्न इंडिया किस में आएगा? तो सर आप तो पढ़ ही रहे, तो वो ऐतिहासिक काल में आएगा। कल हम इस पे एक दो प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था टॉपिक के साथ हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने आज एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। देखिए अगर हम आज पढ़ें तो आज अच्छा खासा हम लोगों ने पढ़ लिया है। इतिहास के बारे में जाना है, इतिहास के बारे में हमने जानते हुए फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा है सर्वेक्षण के बारे में। तो मैंने अपना आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। लेकिन आपको सीरियसली होकर जैसे मैंने बताया नोट्स बनाते जाने हैं। कोई भी डाउट हो रहा है तो टेलीग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैंने बताया था A4 साइज के रजिस्टर लेना है, 3 तरीके के पेन लेना है और मेहनत करके पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और निवेदन यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।